नमस्कार दोस्तों, हाईटेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग राजस्थान के इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास को जानने के स्रोत, प्रमुख सभ्यताएं, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास के अंदर हम लोग इतिहास जानने के स्रोत पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रमुख सभ्यताएं पढ़ेंगे, जैसे कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गया, गणेश्वर हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखतः राजवंश आते हैं, जैसे कि राठौड़ वंश, परमार वंश, भील वंश, चौहान वंश और कछवाहा वंश, आमेर वाला। ठीक है। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास में एक चीज़ और आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि। फिर आता है आखिर में आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन हो गए जैसे किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। और फिर एकीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, कैसे रियासतों ने विलय किया, कैसे उनके सिग्नेचर हुए, वो सब। और फिर आखिर में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी, कि स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि भारत को आज़ादी दिलाने में कैसे राजस्थान के लोगों ने अपना सहयोग दिया था। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। जो आधुनिक इतिहास है और प्राचीन इतिहास है उसको हम आखिर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में सर्वप्रथम आते हैं हमारे प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंशों में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राठौड़ वंश को। जो अपना राठौड़ वंश है उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मारवाड़ की राठौड़ वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, जो राठौड़ वंश था वो राजस्थान में प्रमुखतः 3 जगहों पे था, जैसे अपना जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और तीसरी शाखा थी इसकी किशनगढ़। तो हम लोग पहले जानेंगे कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जो राठौड़ वंश है उसकी उत्पत्ति अपने जो उत्तर प्रदेश है ना, उसके अंदर कन्नौज, पहली उत्पत्ति मानी जाती है कि जो राठौड़ वंश है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज के घेड़वाल वंश से आया है। और जो इसकी दूसरी उत्पत्ति है वो मानी जाती है जो अपना दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से। जो राष्ट्रकूट है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिससे ये राठौड़ वंश बना है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। तो समझ गए आप। जो अपना राठौड़ वंश है उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कन्नौज के घेड़वाल वंश से, और जो दूसरी मानी जाती है वो मानी जाती है जो दक्षिण भारत है उसके राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है। हम लोग जानेंगे मारवाड़ में राठौड़ वंश। मारवाड़ में राठौड़ वंश कैसा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो मारवाड़ में आपको पता है राठौड़ वंश का शासन था। फिर हम लोग जानते हैं कि मारवाड़ की कितनी शाखाएँ थी। इसकी प्रथम शाखा थी जोधपुर खुद, जो इसकी मेन शाखा थी। दूसरी आती है अपना बीकानेर, और तीसरी थी इसकी किशनगढ़। ठीक है। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर को जोधा ने बसाया था, ये भी आप लिख ही लो, जोधा। बीकानेर को बीका, और जो अपना किशनगढ़ है इसको बसाया था किशन सिंह। ठीक है। मारवाड़ की जो राठौड़ वंश है उसकी 3 प्रमुख शाखाएं थी, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर को राव जोधा ने बसाया था, बीकानेर को राव बीका ने, और किशनगढ़ को किशन सिंह ने, जो अपने जो मोटा राजा उदय सिंह था उसका बेटा था किशन सिंह। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मारवाड़ में राठौड़ वंश की। हम शुरुआत करने वाले हैं राजाओं से। प्रथम राजा तो अपने जो मारवाड़ में आया था राठौड़ वंश का, उनका नाम था रावसिहा। ठीक है, रावसिहा। जो प्रथम राजा था मारवाड़ के अंदर राठौड़ों में वो था रावसिहा। रावसिहा के बारे में हम लोग बात करें तो 1240 ईस्वी की बात है।
जो अपने पालीवाल ब्राह्मण थे ना, आपने नाम सुना ही होगा पालीवाल ब्राह्मणों का। पालीवाल ब्राह्मण की सहायता हेतु जो पालीवाल ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी सहायता हेतु राव सिंह 1240 ईस्वी में मारवाड़ आया था, मारवाड़ में आया था प्रथम बार। और ये मारवाड़ में आकर यहीं पे रहने लग गया था। ठीक है, ये आया कहाँ से था ये भी जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राठौड़ वंश है उसकी उत्पत्ति कन्नौज के गेडवाल वंश और दूसरी उत्पत्ति दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से बताई थी। जो कन्नौज का गेडवाल वंश है ये रावसिया वंश से आया था, कन्नौज से गेडवाल से, बंदायू से। जो बंदायू है कन्नौज के अंदर, वहाँ से बंदायू कन्नौज से आया था। कब आया था? 1240 ईस्वी में आया था, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु आया था। और फिर यहीं पे रहने लग गया था। जो कन्नौज के गेडवाल वंश है ना, वो आपको बता दूं, ये जो कन्नौज के गेडवाल वंश है ये जयचंद के वंशज माने जाते हैं। जयचंद जो राजा था ना, उसके ये वंशज माने जाते हैं। फिर हम लोग बताएंगे, हाँ देखो इसने राजधानी किसको बनाया था। अब जो कोई राजा होता है अपनी राजधानी बनाता ही है कहीं ना कहीं। तो रावसिया ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बनाई थी खेड़ को। किसको बनाई थी? खेड़। जहाँ पे वो बलोत्रा है ना, बलोत्रा, वहाँ पे एक जगह है खेड़, खेड़ बलोत्रा। खेड़ बलोत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी रावसिया ने। और फिर इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो इनकी छतरी, ये तो है इनकी कैपिटल, और इनकी जो छतरी है, इनकी छतरी बनी हुई है बिट्ठू के अंदर। बिट्ठू है ना जो अपना पाली के अंदर है, उसके अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। तो रावसिया के बारे में बेसिकली इतनी जानकारी है कि रावसिया था जो 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता है तो मारवाड़ आया था। कहाँ से आया था? बंदायू कन्नौज से आया था। जो बंदायू कन्नौज के जो वंशज है वो जयचंद के वंशज माने जाते हैं। और फिर देखते हैं जो रावसिया था उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी खेड़। खेड़ जो बलोत्रा के अंदर है, इसको अपनी राजधानी बनाई थी। और फिर इनकी जो छतरी है, इनकी मृत्यु के साथ छतरी बनी थी, वो बिट्ठू पाली के अंदर बनी हुई है। ठीक है, राठौड़ वंश में जो अगला राजा बना था वो बने थे राव दुहड़। राव दुहड़ के बारे में जाने तो राव दुहड़ ने कर्नाटक, जो अपना कर्नाटक है साउथ इंडिया में, कर्नाटक से राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता, कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति लेकर आया था। कुलदेवी थी, ठीक है, ये नागनेची माता, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता, इनकी मूर्ति लेकर आया था कर्नाटक से। और इसे नगाना, नगाना गांव है एक, नगाना खेड़ बलोत्रा के अंदर इसे स्थापित किया। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, इनके बारे में बेसिकली यही बात है कि इन्होंने अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए और फिर इसे नगाना खेड़ बलोत्रा में स्थापित किया। फिर जो आपने सुना होगा पाबूजी के बारे में, पाबूजी राजस्थान के लोक देवता। जो पाबूजी थे वो इनके भाई थे दांदल जी। जो पाबूजी के पिताजी थे ना, दांदल जी, जो बाबूजी के पिताजी थे दांदल जी, वो राव दुहड़ के भाई थे। मतलब कि जो बाबूजी थे वो राव दुहड़ के भतीजे थे। ये बेसिकली जानकारी है राव दुहड़ के बारे में कि इन्होंने कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति लेके आए और फिर इन्होंने इस मूर्ति को नगाना खेड़ बलोत्रा में स्थापित करवाया। और फिर जो बाबूजी थे लोक देवता राजस्थान के, वो इनके भाई दांदल जी के पुत्र थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। जो मल्लीनाथ जी हैं उनका आप लोगों ने नाम तो बेसिकली सुना ही होगा कि जो मल्लीनाथ जी वो अपने राजस्थान के लोक देवता थे, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। जो मल्लीनाथ जी थे वो पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता थे।
और फिर हम लोग जानते हैं कि जो मणिनाथ जी थे उन्होंने राजधानी चेंज कर ली थी। जैसे कि आपने सुना कि राव सिंह ने राजधानी बनाई थी खेड़ बालोतरा को, लेकिन जो मणिनाथ जी थे इन्होंने राजधानी बनाई थी मेवानगर, वो भी बालोतरा के अंदर है, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी। ये बात ध्यान रखना कि जो राजधानी चेंज की थी वो इन्होंने की थी। सर्वप्रथम मणिनाथ जी ने मेवानगर बना ली थी, पहले खेड़ थी फिर मेवानगर। ठीक है, फिर इनके बारे में ये बात है कि ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हैं। इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर को बनाई और फिर 1378 में जो अपना मालवा है ना, मालवा, वहाँ के गवर्नर थे एक निजामुद्दीन, मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन। जो 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की सेना को हराया था। और जो निजामुद्दीन है उनकी सेना की 13 टुकड़ियाँ थी, 13 टुकड़ी। और इन्होंने उन 13 की 13 टुकड़ियों को हरवा दिया था। इतने बड़े राजा थे ये। तो ये बात ध्यान रखना कि कब, वैसे याद रख सकते हो 1378 में और 13 टुकड़ी कि 1378 में इन्होंने मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ी की सेनाओं को हराया था। ठीक है, फिर इनकी जो रानी थी उनका नाम था गिंदोली। जो इनकी रानी है गिंदोली, वो थी गिंदोली, वो अहमदाबाद की राजकुमारी थी। अहमदाबाद की राजकुमारी थी, मतलब कि जो इनकी जो रानी थी, जो अहमदाबाद अपना गुजरात के अंदर, वहाँ की राजकुमारी थी। और इनके बारे में फेमस बात यह है कि गणगौर पर इनके गीत गाए जाते हैं। राजस्थान का एक बहुत बड़ा त्यौहार है गणगौर, उस पर गिंदोली जी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जो गिंदोली थी वो मणिनाथ जी की वाइफ थी, मतलब कि अहमदाबाद की राजकुमारी थी। देखिए जो रावचुंडा है इनके बारे में ये बात है। अब देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी थी वो थी खेड़ बालोतरा। फिर मणिनाथ जी ने अपनी राजधानी चेंज की थी, वो की थी मेवानगर बालोतरा। फिर मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताए थे, हम लोगों ने राजवंश बताए थे मैंने आपको। जो राजवंश थे उनमें एक राजवंश था प्रतिहार वंश। ठीक है, तो प्रतिहार वंशों में जो इंदा प्रतिहार थे ना, इंदा प्रतिहार, इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी थी, मतलब कि इंदा प्रतिहारों की राजकुमारी थी, उनका विवाह इन्होंने रावचुंडा से किया। विवाह किया तब जो मंडोर है वो दहेज में दिया था, मंडोर दहेज में दे दिया था। रावचुंडा का विवाह इंदा प्रतिहारों की राजकुमारी से हुआ था और विवाह के उपरांत इन्होंने मंडोर को दहेज में दे दिया था। तो अतः जो इनकी राजधानी थी वो मंडोर बन गई थी और राठौड़ सत्ता की अगली राजधानी मंडोर बन गई। ठीक है, अब आगे की इनकी रानी थी एक चांद कंवर। ठीक है, जो चांद कंवर थी इन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किया। चांद बावड़ी नाम ही चांद कंवर है और जो बावड़ी बनाई थी वो बनाई थी चांद बावड़ी। ठीक है, फिर जो इनके बेटे थे, अगर हम बेटों की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो था रणमल। ठीक है, और जो सबसे छोटा बेटा था वो था कान्हा। अब देखिए रणमल और कान्हा में क्या बात है कि जो रणमल था वो बड़ा था और नियम ये कहते हैं कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, लेकिन जो
एक रानी थी इनकी, एक किशोर कंवर। जो किशोर कंवर थी उनकी बात नहीं ज़्यादा मानते थे राव सुंडा, तो उनके कहने पर इन्होंने रणमल को राजा न बनाकर कान्हा को अगला राजा बनाया। ठीक है, लेकिन कालांतर में रणमल ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। वो हम लोग आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही।